कल रात जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर आई। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले के जख्म अभी भरे भी नहीं थे, लेकिन एक और घटना हो गई। दरअसल रियासी से 150 किलोमीटर दूर कठुआ में भी टेरर अटैक से दहशत उठ गई। कठुआ के एक गांव में घुसे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की, जिससे गांव के लोग सहम उठे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। आपको जम्मू कश्मीर से आ रहा हर अपडेट बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कठुआ में जिन आतंकियों ने ओपन फायर किया था उनका क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले दो तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर है 9 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले की, जिसमें 10 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। यहां भी आतंकियों ने बस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी और इसके बाद बस खाई में गिर गई और 10 लोगों की जान चली गई। तो दूसरी तस्वीर कल यानी कि 11 जून की है, जब कठुआ में आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। तो ये दो तस्वीरें हैं। 3 दिन के भीतर 2 बड़े हमले हुए हैं। कल कठुआ में जो आतंकी थे वो पहुंचे थे। तो ये देखिए, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रियासी की, 9 तारीख को तीर्थयात्रियों की जो बस थी उसको निशाना बनाया गया था, और 11 जून यानी कि कल रात की तस्वीरें हैं कठुआ की, जहां पर आतंकी पहुंचे थे, ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि बाद में इन पर काबू पाया सुरक्षा बलों ने, एक को एनकाउंटर में ढेर किया था। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 3 दिन में 2 बड़े हमले अंजाम दिए गए। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला हुआ। 2 आतंकियों ने घर पर गोलियां बरसाई थी। आतंकियों ने 15 से 20 राउंड फायर किए। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में आतंकी अटैक हुआ है। आपको बता दें कि ये 2 आतंकी एक घर के सामने पहुंचे। वहां पर इन्होंने पानी मांगा था, लेकिन महिला को शक हुआ, महिला ने पानी नहीं दिया और उसके बाद ये लोग घबरा गए और इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो ये पूरी तस्वीर थी। अब आपको हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में आखिर हुआ क्या था और किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब ये घटना हुई और सुरक्षा बल पहुंचे। आपको हमारे संवाददाता अजय बाचलू की लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। 3 दिनों में 3 मुठभेड़ों से दहल उठा है जम्मू। पहली मुठभेड़ रविवार को जम्मू के रियासी में हुई थी, जबकि उसके बाद मंगलवार को जम्मू संभाग में 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है। हम इस समय जम्मू के कठुआ के हीरानगर के सवाल इलाके में हैं, जहां मंगलवार शाम करीब 7:55 पर 2 आतंकियों ने एक गांव के एक घर पर हमला बोला और वहां लगातार फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग में अब तक 1 आतंकी के मारे जाने की खबर है, जिसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, जबकि एक अन्य जो सिविलियन है वो घायल बताया जा रहा है। पूरी रात ये इलाका, ये सवाल गांव जो है, ये सुरक्षा बलों के कॉर्डन में रहा है और अब सुबह होते ही यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की चहलकदमी बढ़ गई है। तस्वीरें आप सवाल से देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ इस पूरे गांव को सुरक्षा बलों ने घेरा है और यहाँ से करीब 500 मीटर दूर वो जगह है जहाँ पर ये एनकाउंटर चल रहा है और सुरक्षा कारणों के चलते हमें वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा। दूसरा एनकाउंटर जम्मू के ही डोडा के छत्रकला में चल रहा है, जहाँ पर मंगलवार शाम कुछ आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के एक संयुक्त नाके पर फायरिंग की और वहाँ भी जो है फायरिंग चल रही है। लेकिन जम्मू में आप देख सकते हैं कि जम्मू के कठुआ में किस तरह यहाँ सुरक्षा के प्रबंध है। देर रात से ही यहाँ पर सुरक्षा कर्मी, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, उनका पहुंचना लगातार जारी है और वरिष्ठ अधिकारी जम्मू के डीजीपी तक यहाँ पर जो है वो यहीं कैंप किए हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो है रात भर भी हमने फायरिंग जो है वो रुक कर फायरिंग की आवाज़ें सुनी। अभी कुछ देर पहले ही कुछ गन शॉट्स यहाँ सुनाई दिए हैं। जम्मू पुलिस का दावा है कि 2 आतंकी थे, जिनमें से एक को मार गिराया गया है और दूसरे की तलाश जो है वो अभी भी चल रही है। रात में जो है कुछ समय के लिए हमने फायरिंग भी सुनी और जम्मू पुलिस का ये भी दावा है कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ की शांति को भंग करना चाहता है और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों में हमने जम्मू के अलग अलग ज़िलों में 3 एनकाउंटर जो है वो होने की खबरें आई हैं। तो इस वक्त बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि कठुआ में मेगा ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, दूसरे आतंकी की तलाश चल रही है। हीरानगर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पूरी रात ये ऑपरेशन चलता रहा। और सीधे ले चलते हैं आपको कठुआ, जहां पर हमारे सहयोगी अजय बाचलू लगातार बने हुए। अजय, देर रात से ही आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं,
किस तरीके से ऑपरेशन बढ़ रहा है और क्या अपडेट है फिलहाल का? देखिए अवधेश, मैं आपको एक ज़रूरी अपडेट दे दूं। पिछले 3 दिन में जम्मू संभाग में ये तीसरा मुठभेड़ है जो कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई थी। रविवार को जम्मू के रियासी में, जैसे आपने बताया, एक बस पर जो है आतंकियों ने हमला किया था और मंगलवार को 2 जगह पर जम्मू में एनकाउंटर चल रहे हैं। एक जिस जगह पर हम हैं कठुआ के हीरानगर में, और दूसरा डोडा के छत्रकला में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जहां तक कठुआ का आपने सवाल किया है, यहां मैं 2-3 चीज़ें आपको बड़ी बता दूं। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जम्मू पुलिस ने यह दावा किया है कि जो 2 आतंकी इस हमले में संलिप्त हैं और इन 2 आतंकियों ने जो हमला किया है ये हाल में ही पाकिस्तान से घुसपैठ करके यहां पहुंचे थे। मतलब इन आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए कठुआ का रुख किया और कठुआ से वो यहाँ हीरानगर पहुंचे और कल रात 7:55 पर जब ये यहाँ के सुबह गांव में पहुंचे तो वहाँ उन्होंने एक महिला का दरवाज़ा खटखटाया और जब महिला ने उनको पानी नहीं दिया तो तब से यहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई है। रात भर ये गाँव जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सुरक्षा बलों के कड़े पहरे में रहा है। पूरे गाँव को सुरक्षा बलों ने घेर रखा था और रात भर भी हमने कई बार यहाँ पर गन शॉट्स की आवाजें सुनी। बिल्कुल, यानी कि रात भर ऑपरेशन चला जाए। हमारे साथ आप बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते। बड़ी खबर यह है कि कठुआ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और अपडेट ये मिल रहा है कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कहा है। तो कठुआ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जैसा कि अजय लगातार बने हुए हैं, बता रहे हैं कि रात भर फायरिंग की आवाजें वहां पर सुनाई पड़ती रही और अब जानकारी ये मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर के लिए कहा है। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कठुआ के, जहां पर ऑपरेशन चल रहा है और अजय बाचलू ने जिस तरीके से तस्वीरें कैद की अपनी सहयोगी के साथ, तो सुरक्षा बलों ने अपील की थी। अजय, ये जो अपील की गई कि फायरिंग बंद करके बाहर आ जाइए, उसका कुछ असर हुआ या फायरिंग होती रही? देखिए, इसका असर कुछ नहीं हुआ। इससे पहले, इस अपील से पहले ही सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था और दूसरे आतंकी को लगातार पुलिस ये मौका देती रही कि वो सरेंडर करे, लेकिन उसके बावजूद जो है उस आतंकी ने सरेंडर नहीं किया। और यहाँ से जिस जगह हम हैं, यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक नाला है और संभवतः यही बताया जा रहा है कि वो आतंकी उसी नाले में छिपा है और लगातार अपनी पोजीशन बदलकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहा है। इस सुरक्षा बलों द्वारा सरेंडर करने की बात के बावजूद उस आतंकी ने रात को सुरक्षा बलों पर फायर किया है, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो घायल बताया जा रहा है। और लगातार अब फोकस जो है इस नाले पर है और आप देख सकते हैं कि वो तस्वीरें हम आपको थोड़ी दूर से दिखा रहे हैं और यही वो नाला है जहां पर वो बताया जा रहा है संभवतः वो आतंकी छुपा हुआ है और लगातार सुरक्षा बलों पर अपनी जो है फायरिंग कर रहा है। बता दूं, ये एक ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान, क्योंकि पुलिस का दावा है कि जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पर जम्मू में जिस तरह की शांति का माहौल बना हुआ है उसे भंग करना चाहता है, तो इस मकसद से इन आतंकियों को यहाँ भेजा जा रहा है, ये दावा किया है पुलिस ने। और पुलिस ने ये कहा है कि इस हमले में 2 आतंकी जो है वो शामिल हुए हैं, जिसमें से एक को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। सुरक्षा बल यहाँ न केवल ज़मीन पर बल्कि आसमान से, मतलब ड्रोन से भी इस इलाके पर नज़र बनाए हुए हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। यहाँ पर अभी हमने डॉग स्क्वाड को भी देखा, वो भी जो है मौके पर गया है जहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है और लगातार सुरक्षा बलों के जवान, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, सेना हो या जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का दस्ता है, वो लगातार मौके पर है और लगातार वहाँ पर जो है उस आतंकी की तलाश की जा रही है जो बताया जा रहा है इस नाले में छिपा हुआ है। और उसे जो है सरेंडर करने की एक बार जो है कोशिश जम्मू पुलिस ने की थी कि वो सरेंडर करे, लेकिन उसके बाद भी वो सरेंडर नहीं कर रहा और लगातार यहाँ पर फायरिंग कर रहा है। और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की चहलकदमी जो है वो बढ़ गई है। लगातार यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो बढ़ रही है और ये सिर्फ यही इलाका नहीं बल्कि इस गांव को
चारों तरफ इसी तरह बिल्कुल पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि रियासी हमले के आतंकी का स्केच जारी किया गया है। पुलिस ने 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। रियासी में बस पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी और अब इस मामले में देखिए जो आतंकी है उसका स्केच जारी किया गया है। यही वो आतंकी है जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के डोडा में भी एनकाउंटर चल रहा है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी और फायरिंग के बाद से ही एनकाउंटर जारी है। तो कठुआ के हीरानगर के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के डोडा में भी इस वक्त एक एनकाउंटर चल रहा है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी और फायरिंग के बाद से ही ये एनकाउंटर चल रहा है। तो ये इस बीच की बड़ी खबर है। अजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है और इन्हीं तस्वीरों की वजह से कहा जाता है कि पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता लेकिन सबक जरूर सिखाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान को आतंक के अनगिनत जख्म देने वाले पाकिस्तान को सदी का सबसे बड़ा सबक सिखाने का वक्त आ गया है। श्रद्धालुओं का हत्यारा, आतंक पर वार होगा करारा। जम्मू के रियासी के पौनी में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने यहां छिपे आतंकियों को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना ली है। आसमान से बारूद बरसेगा, एक एक आतंकी मरेगा। हमारे अभी भी जो सर्च टीम्स हैं वो बाहर हैं। आर्मी की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं। सीआरपीएफ की टीम्स हमारे साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं। आतंक का आका कौन? जंगल में ऑपरेशन ऑन। ड्रोन के साथ ही यहां पर जो सेना है, अर्धसैनिक बल है और जम्मू कश्मीर पुलिस है वो लगातार पूरे इलाके को कल रात से ही घेर कर खड़े हैं ताकि जो आतंकी इन जंगलों में छिपे हैं वो यहां से भागकर कहीं जा ना सके। आतंकिस्तान में खौफ, हाफिज मसूद अंडरग्राउंड। जंगल में सर्च ऑपरेशन, रियासी के गुनाहगार रेडार पर हैं। जंगल में छिपे हों या जमीन में दफन हों, गुफा में हों या फिर चट्टानों के साए में छिपे हों, रियासी के हर आतंकी का अंजाम मौत है। ऐसी मौत जिसे देखकर जिन्ना के मुल्क के आतंकी शैतानों की रूह कांप जाएगी। मसूद के प्यादों से लेकर हाफिज के पिद्दुओं के सिर पर बारूद बरसेगा, बेतहाशा बरसेगा। हिंदुस्तान को जख्म देने वाला हर आतंकी मरेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के पाले पोसे हर सपोले को कब्रिस्तान भेजने का वक्त आ चुका है, जिसकी तस्दीक जम्मू के जंगलों में लगातार जारी सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें कर रही हैं। रियासी में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ सेना की टीमें तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं। सुरक्षा कर्मियों की 11 टीमें बनाई गई हैं। खोजी कुत्तों के साथ ही ड्रोन की मदद से पहाड़ और जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सवाल यह है कि आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के परमानेंट इलाज का वक्त आ चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे भाई के बच्चे अनाथ हो गए। ये चीखें कलेजा चीरती हैं।
मेरा परिवार बर्बाद हो गया। इस वक्त मेरे भाई के बच्चे अनाथ हो गए, बिल्कुल अनाथ हो गए, कोई आज उसका नहीं है। ये दुख बेतहाशा दर्द देता है, बताता है कि बस बहुत हो चुका। अब हिंदुस्तान को दर्द देने वाले हर दहशतगर्द के सिर पर बारूद बरसाने का फाइनल वक्त आ चुका है और हमारे देश के जांबाज यही कह रहे हैं। रियासी में श्रद्धालुओं पर कायरों की तरह हमला करने वाले आतंकियों की तलाश नॉनस्टॉप जारी है। जम्मू की चोटियों, घाटियों, जंगलों से लेकर गुफाओं तक को खंगाला जा रहा है। टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसको लेके हमारे पास अपडेट यही है कि हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम्स जो हैं तकरीबन अभी तक जो हमने बनाई हैं 11 टीम्स जो हैं वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज हैं जिन पे काम कर रही हैं। सुरक्षा बलों ने जम्मू और राजौरी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रियासी के पोनी त्रेयात बेल्ट के चारों ओर घेराबंदी कर दी गई है। ये पूरा इलाका घने जंगलों वाला है, लिहाजा आसमान में ड्रोन के जरिए भी आतंकियों के सिर पर बारूद बरसाने की तैयारी हो चुकी है। मेरे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क पर सेना के जवानों को खड़ा मुस्तैद कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है ताकि यहाँ छिपे हुए आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। सुरक्षा बलों ने यहाँ मोर्चा संभाला है। न केवल सेना की रिइंफोर्समेंट आई है बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं और अब इन घने जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। इस बीच देश भर में पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रियासी में हमले के खिलाफ शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। कल नई सरकार के मंत्रियों ने कामकाज संभाला। सुबह से शाम तक मंत्रियों की फोटो आई। सबने एक सुर में कहा जो जिम्मेदारी मिली उसे ठीक से निभाएंगे। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रायबरेली में यूपी की जनता का धन्यवाद किया। कहा कि समाजवादी पार्टी से अलायंस जारी रहेगा, लेकिन इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर सियासत हावी रही। विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल पूछे। यह तक कहा गया कि अब तो संघ बीजेपी से दूर होने लगा है। क्या वाकई ऐसा है? मोहन भागवत के बयान का राजनीति विज्ञान क्या है? भागवत ज्ञान को डिकोड करती ये रिपोर्ट देखिए। मर्यादा का पालन करके जो चलता है उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी है। सत्य का उपयोग नहीं करना। हमारे यहाँ तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गुट बटेंगे, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। सेवा, अहंकार, प्रतिस्पर्धा, मर्यादा, असत्य, सहमति, सहचित्त, समाज, मनमुटाव, चुनौती और मणिपुर, ये वो शब्द हैं जो नागपुर के एक वैचारिक मंच से निकले हैं, लेकिन अब दिल्ली की सियासत के इर्द गिर्द दस्तक दे रही हैं। सबसे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत का वो बयान जिसके बाद सियासी तूफान मच गया। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और, क्योंकि जैसे ही देश में नई सरकार का गठन हुआ, मंत्रिमंडल बना, उनके पोर्टफोलियो बांटे गए, उसी के थोड़ी देर बाद संघ की तरफ से कई मुद्दों को उठाया गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस मणिपुर को लेकर बार बार सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, विपक्ष ने जिसे चुनाव का मुद्दा बनाया, उसी को बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने खुलकर उठाया। देश में शांति चाहिए, जगह जगह, और समाज में कलह ये नहीं चलता। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। कहते हैं जब मनमुटाव का दायरा सहनशीलता की दहलीज को लांघ जाता है, तब वाद विवाद के बीच नाराजगी और गुस्से का जन्म होता है। तो क्या ये मान लिया जाए
कि मणिपुर के मुद्दे पर संघ केंद्र सरकार के कामकाज से असंतुष्ट है? क्या यह माना जाए कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ देना संघ की नाराजगी की वजह है? क्या वाकई संघ और सरकार के बीच संवादहीनता, मनमुटाव है? क्या संघ और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं? मोहन भागवत जी का भी बयान सुन लिया चुनाव के परिणाम आने के बाद। क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत जी? कह रहे हैं 1 साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। ये एक साफ संकेत है कि आरएसएस और बीजेपी में लड़ाई और टकराहट चल रही है। Welcome his statement from the bottom of my heart, because Manipur is a part of India. It's an integral part of India, and when we see our people suffering so much, it is extraordinarily disturbing for all of us. कि मणिपुर की स्थिति नाजुक है और अफसोस की बात है कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर तक नहीं गए, हमारी बात तो नहीं सुनी। मैं अपेक्षा करता हूं कि वो मोहन भागवत जी की बात सुनेंगे। सवाल तो यह भी है कि क्या बात सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित है या फिर संघ और बीजेपी के बीच जड़मूल के मुद्दे कुछ और हैं? सवाल इसलिए भी है क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में कई और ऐसी बातें की जिसे चुनाव प्रचार से जोड़कर देखा गया, खासकर बीजेपी की एग्रेसिव कैंपेनिंग से, उसकी लाइन लेंथ से। मोहन भागवत ने कहा, जिसे सेवक कहा जाता है वो मर्यादा से चलता है। हमारे देश में सहमति बनाकर चलने की परंपरा है। चुनाव में स्पर्धा होती है लेकिन युद्ध नहीं होता। चुनाव लड़ने में मर्यादा का पालन नहीं हुआ। जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ा, उससे समाज में मनमुटाव बढ़ेगा। हमारे देश में विविधता में एकता पुरानी है। जब हम इस रीति को भूल गए तब से हमारा पतन हुआ। सब सही है और दूसरों के धर्म का सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? बातें हुई, खूब हुई, सुनी गई, सुनाई गई, लेकिन इस कड़वाहट की वजह क्या? किसे आत्मचिंतन करने की जरूरत है? संघ और बीजेपी जो साथ चला करते थे, इस बार खुले तौर पर आलोचना की वजह क्या है? जब तक इन कारणों पर बात होती, चर्चा होती, तब तक भागवत के इन्हीं सारे बयानों को विपक्ष ने मोदी सरकार और चुनाव में बीजेपी के प्रचार से जोड़ना शुरू कर दिया। पिछली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तो आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, उन्होंने भी कहा कि घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। कहीं ना कहीं जयप्रकाश नड्डा जी ने जो एक बात संघ को लेकर कही, एक तीखी टिप्पणी कि अब हमें संघ की जरूरत ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है। हम 2 दिन से लगातार ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें कि नितिन गडकरी जी ताली नहीं बजा रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं, फिर स्वागत हो रहा है मोदी जी का, सब हाथ जोड़े खड़े हैं। नितिन गडकरी जी का अलग ही स्वैग है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस के मंसूबे कुछ पासे को पलट ना दें। नड्डा साहब ने कहा संघ की कोई जरूरत नहीं। अब मणिपुर के सवाल पर संघ सवाल खड़ा कर रहा है। संघ भी बहुत लेट कर दी सवाल उठाने। तो बोलिए सरकार को हटाइए, बोल के क्या होता है? मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? सरकार से सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ऐसे मुद्दे सामने आए जिन्हें विपक्ष ने जनता के बीच जमकर भुनाया, फिर चाहे वो मुसलमान, घुसपैठिए या फिर मंगलसूत्र की बात हो या फिर 400 पार वाला माहौल। लेकिन सवाल है कि संघ और बीजेपी के बीच दिख रहे इस मनमुटाव और दूरियों का ट्रिगर पॉइंट क्या था? क्यों पर्दे के पीछे कही जाने वाली बातें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं? मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। मोहन भागवत के इस बयान का विश्लेषण अलग अलग तरीकों से हो रहा है। अहंकार, सेवक जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए गए, क्या वजह रही? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा शुरू।
लेकिन क्या इस बयान का जेपी नड्डा के बयान से भी कोई कनेक्शन है? लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ और बीजेपी को लेकर एक अखबार को बयान दिया था। नड्डा ने तब कहा था, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं और सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। पार्टी बड़ी हो गई है और सभी को अपने अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम एक राजनीतिक संगठन। वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं और हम अपना। विविधता भी हमारी एकता का आविष्कार है, अभिव्यक्ति है, और इसलिए उसको स्वीकार करो, मिलजुल कर चलो। सब सही है, अपने अपने मत की श्रद्धा पर पक्के रहो, दूसरों के मत का उनका उतना ही सम्मान करो, उनका भी मत सत्य है ये स्वीकार करो, और मिलकर धर्म की राह पर चलो। ये धर्म पूजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सारी पूजाएं अपनी अपनी पूजा पर श्रद्धा रखकर, बाकी पूजाओं को भी उतना सत्य मानकर, सब लोगों ने मिलकर सबकी धारणा करनी है, सबको जिलाना है, सृष्टि को भी जिलाना है, पूरे अस्तित्व के विचार से अपने जीवन को चलाना है। ये धर्म है। तो क्या नड्डा के बयान ने संघ और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ाने का काम किया? क्या यही वजह रही कि इस बार संघ चुनाव में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करता नजर नहीं आया? क्या इसी के चलते यूपी में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई और इंडिया अलायंस लीड ले गया? तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है, और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाई और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार चुनाव में बीजेपी और संघ के बीच में संवादहीनता दिखाई दी। कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के चयन से लेकर रणनीति बनाने तक में भी संघ से परामर्श नहीं लिया गया। बताया जाता है कि संघ ने कई सीटों के उम्मीदवारों पर असहमति जताई थी, साथ ही बड़े पैमाने पर दूसरे दलों के लोगों को बीजेपी में शामिल करने पर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन फीडबैक की अनदेखी की गई। लिहाजा संघ ने भी खुद को वैचारिक कार्यक्रम तक ही समेट लिया। न ही जिलों में संघ और बीजेपी की समन्वय समितियां बनी और न ही छोटी छोटी संघ की बैठकें हुई, जिससे कि लोगों को ग्राउंड रियलिटी बताई जा सके। अगर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। अब ये तो चुनाव प्रचार की बात हुई, लेकिन सच ये भी है कि बीजेपी की सरकारों को वक्त वक्त पर नागपुर से मार्गदर्शन मिलता रहा है। कई बार तो परोक्ष रूप से दखलंदाजी भी होती दिखी। और सच ये भी है कि बीजेपी और संघ के बीच इस तरह का वैचारिक मनमुटाव पहली बार नहीं है। 1998 में संघ ने अपनी ताकत दिखाते हुए वाजपेयी सरकार में जसवंत सिंह की बजाय अपनी पसंद के यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री रखवाया। साल 2000 में वाजपेयी के पीएम ऑफिस के खिलाफ संघ ने मोर्चा खोल दिया, उसे मल्टीनेशनलिस्ट लॉबी करार दे दिया। तब एनडीए सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संघ ने वीएचपी और भारतीय मजदूर संघ का इस्तेमाल किया। साल 2002 में आरएसएस की वजह से ही वाजपेयी की सरकार में आडवाणी को डिप्टी पीएम बनाया गया। हालांकि 2005 में तब के संघ प्रमुख के एस सुदर्शन ने यह भी कहा था कि वाजपेयी और आडवाणी को युवा पीढ़ी के लिए जगह बनानी चाहिए। 2005 में ही बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि बीजेपी और संघ का संवाद जारी रहना चाहिए, मगर बीजेपी के फैसले इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बहरहाल ये इतिहास की बातें हैं, मगर मोहन भागवत के वर्तमान बयान पर बीजेपी के कमेंट भी आने लगे हैं।
मोहन भागवत जी ने चिंता जताई है मणिपुर की स्थिति को लेकर। सरकार ऑलरेडी उस पर चिंता कर रही है। 10 साल से मोदी जी की सरकार केंद्र में है और 10 साल से वहाँ पर शांति थी, वहाँ पर दिक्कत नहीं थी, परंतु एक कोर्ट का ऑर्डर आया जिसके चलते हुए वहाँ पर परिस्थिति बिगड़ी और सरकार उसकी चिंता करी और सरकार ने वहाँ पर जो जरूरी कदम है वह सब उठाए हैं और सुनिश्चित मणिपुर में भी शांति बहाल होगी। बातें होती रहेंगी, चर्चाएं चलेंगी, लेकिन सवाल है क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? गठबंधन वाली सरकार में क्या संघ बीजेपी के लिए एक बार फिर प्रासंगिक बन चुका है? क्या मोहन भागवत की बातों को बीजेपी वेकअप कॉल की तरह लेगी या फिर इस बार कोई नई लकीर खींची जाएगी जिसका रास्ता नागपुर से न निकलता हो? नमस्कार, भाग्य की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 7:16 तक रहेगी। आज 12 जून 2024 बुधवार का दिन है। आज मगा नक्षत्र हर्षण योग तथा कौलवकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन सिंह राशि से रहेगा। आज राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। आज यमगंटक योग प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। व्यापारिक कार्यों को करने के लिए आज अमृत की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 7:13 से प्रातः 8:53 तक रहेगा। आज उत्तर तथा पूर्व दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच तथा वैद्य जी की सलाह के लिए शुभ समय प्रातः 7:52 से प्रातः 10:10 तक, फिर दोपहर 2:50 से शाम 5:04 तक रहेगा। बात करते हैं आकाश में ग्रहों के आज के गोचर की। सौर मंडल में घूम रहे ग्रहों की रश्मियों का हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक व व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा तथा ग्रहों के इसी गोचर के आधार पर नित्य राशियों की प्रेडिक्शन की जाती है। आज सूर्य, बृहस्पति व बुध ग्रह का वृष राशि में, चंद्रमा का सिंह राशि में, शुक्र ग्रह का शाम 6:30 के बाद मिथुन राशि में, शनि ग्रह का कुंभ राशि में, राहु ग्रह का मीन राशि में तथा केतु ग्रह का कन्या राशि से संचार हो रहा है। अब देखते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल को। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छे फलों को ला रहा है। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लीवर से संबंधित कोई समस्या दूर हो सकती है। संतान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होने के कारण घर में आनंद व उत्साह का माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मंदिर में आशीर्वाद लेने जा सकते हैं। लवमेट के साथ संबंधों को शादी में बदलने की संभावनाएं हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन माताजी या मदर इन लॉ को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। ससुराल पक्ष के रिश्तेदार से तनाव हो सकता है। कार्यस्थल पर हुए उच्चाधिकारी से विवाद के कारण नौकरी बदलने का निर्णय शुभ नहीं होगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन उज्जवल भविष्य को ला रहा है। चंद्रमा के पराक्रम भाव से भ्रमण के कारण आपका मनोबल व उत्साह नेक्स्ट लेवल का रहेगा। छोटे भाई की किसी अर्धसैन्य बल में जॉब लग सकती है। लवमेट से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों को आशा के विपरीत परिणाम मिलेंगे। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मधुर पलों को ला रहा है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। टीचिंग से संबंधित टेम्परेरी जॉब स्थायी हो सकती है। शेयर, सोना व वायदा में निवेश करना शुभ रहेगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई करने का प्लान उनकी योजना अनुसार आगे बढ़ेगा। पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं को ला रहा है। दिनचर्या को नियमित व अनुशासित करने के प्रयास सफल होंगे। विद्यार्थियों का मेडिकल या इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन हो सकता है। पिताजी के सहयोग से कृषि भूमि को खरीद सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन
शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पश्चिम तथा उत्तर दिशा में रहने वाले किसी रिश्तेदार का घर में आगमन हो सकता है। दीर्घकाल में लाभ के लिए शेयर में निवेश करना शुभ रहेगा। अध्ययन तथा शिक्षा से जुड़े लोगों को विशेष अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। विद्यार्थियों का अकाउंट से संबंधित विषयों में एडमिशन लेना शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर पलों को ला रहा है। आज मन में पॉजिटिव विचार आएंगे। सभी कार्यों को उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। पूर्व दिशा की तरफ बिजनेस का विस्तार हो सकता है। बड़े भाई के सहयोग से पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ होंगे। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में पिताजी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर छोटे भाई को ज़्यादा संपत्ति दी जा सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऑफिस में अधिकारी आपसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। कोई सरकारी टेंडर आपके पक्ष में आने की संभावना है। किसी बड़े सरकारी अधिकारी से आज मीटिंग हो सकती है। आज मन का पूरा फोकस ऑफिस के कार्यों में लगा रहेगा। पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सुनहरे पलों को ला रहा है। स्वास्थ्य को ठीक करने की दिशा में चल रहा प्रयास जारी रखें। चंद्रमा के भाग्य भाव से भ्रमण के कारण आज कई क्षेत्रों में आपका भाग्य साथ देगा। किसी इवेंट में एक्टिंग या सिंगिंग से जुड़े फेमस व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विद्यार्थियों का ह्यूमन रिसोर्स व बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी कोर्सों में एडमिशन लेना भविष्य के लिए शुभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। आज दिन की शुरुआत योग, प्राणायाम तथा मेडिटेशन से करें। विचारों में ऑफिस से संबंधित कार्य को लेकर उठापटक हो सकती है। ट्रांसफर के आदेश आ सकते हैं। सार्वजनिक जगह पर किसी वाद विवाद से बचना ठीक रहेगा। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। पश्चिम दिशा की यात्रा को अवॉइड करें। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभता से भरा रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सरकारी विभाग में फ्रिज, टेलीविजन तथा स्टेशनरी की सप्लाई करने वालों के पक्ष में टेंडर अलॉट हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ चल रही तनातनी खत्म हो सकती है। पार्टनरशिप में चल रहे बिजनेस में बड़े सौदे की संभावना है। राजनीतिक व्यक्तियों को विरोधियों से सावधान रहना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन जागरूकता व सावधानी से बिताने का दिन है। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना शुभ रहेगा। घर से कोई वस्तु चोरी हो सकती है। घर के बिजली के उपकरण की मेंटेनेंस पर ध्यान देने से आग लगने की संभावनाओं से बचा जा सकता है। मन में चल रहे कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए मेडिटेशन करना उचित रहेगा। अब बात करते हैं आज के वास्तु विज्ञान के बारे में। पंचमहाभूत तत्वों सूर्य, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु को इनकी प्रॉपर जगह पर भवन निर्माण में समायोजित करना वास्तु के अनुरूप रहना माना जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तु पूजा प्लॉट या ज़मीन में कहाँ करना कल्याणकारी होता है। जब सिंह, कन्या, तुला राशि में सूर्य ग्रह होते हैं तो नैऋत्य कोण में वास्तु पूजा करना शुभ होता है, तथा जब वृश्चिक, धनु तथा मकर राशि में सूर्य ग्रह होते हैं तो वायव्य कोण में, तथा जब कुंभ, मीन व मेष राशि में सूर्य ग्रह होते हैं तो ईशान कोण में, तथा जब वृष, मिथुन व कर्क राशि में गोचरवश सूर्य ग्रह का भ्रमण होता है तो आग्नेय कोण में वास्तु पूजन करना अत्यंत शुभ, समृद्धि व ऐश्वर्य को लाने वाला होता है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।